तो दोस्तों आज जैसा कि मैंने बताया कि हम जानेंगे माय फ़ॉल्ट के बारे में, साथ ही साथ हम जानेंगे इसी के साथ आउटलैंडर सेक्शन 7 के बारे में। तो दोस्तों माय फ़ॉल्ट एक तरह से इसका स्क्रीन टाइटल में बताऊँ तो कुल्पा माया है। जी हाँ दोस्तों, ये एक स्पेनिश मूवी है जो कि डोमिंग गॉल्जन द्वारा डायरेक्ट की गई है और ये 2030 को स्पेनिश रोमांस फिल्म एक तरह से जिसे निकोल वॉल्स और गॉर्बिन गेवन ने अभिनय किया है। ये मार्टिन टी रॉन द्वारा उसी नाम की वाटपेड कहानी पर आधारित है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे और इसी के बाद हम बात करेंगे आउटलैंडर एक तरह से सेक्शन 7 के बारे में। मुख्य रूप से इसके डायरेक्टर जो है डॉर्मिंग गोरजलेज है और इसकी राइटिंग टॉमिंग गोरजलेज ने की है, यानी उन्होंने इसे लिखा है। मर्सी ड्रॉन और कुलदीप मेयर द्वारा बनाया गया है। इसका जो प्रोडक्शन किया है एलेक्स डी ला इर्लॉस ने और कैलिक बैक्स ने। मुख्य रूप से अभिनेता इसमें निकोल वालिस और गोरबिन गेरवन देखने को मिले हैं। प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो पॉक्सी फिल्म से, साथ ही साथ इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है अमेज़ॉन स्टूडियोज़ ने। जी हाँ दोस्तों, आपको ये मूवी अमेज़ॉन एक तरह से प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, प्राइम वीडियो पर ये आपको ऑफिशियल रूप से देखने को मिली है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये मुख्य रूप से 8 जून 2030 को लॉन्च की गई थी और स्पेनिश मूवी है। इसके अंदर कहानी बताई गई है 17 वर्षीय न्यूएल और उसके अमीर सौतेले भाई निक के बीच निष्किन रोमांस का अनुभव करता है, जो कि नूह की माँ में फ्रेड के पिता और विलेन लिस्ट के हवाले में नूर के जाने पर शुरू हुआ था। इसका प्रोडक्शन ये फिल्म मार्टिन रॉन वॉलफेट की कहानी कुल प्रीमियर पर आधारित है, जिसे बाद में पेंगुइन रेडम्स हाउस द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक में नेविन में विस्तारित किया गया। यह एक पॉकिस फिल्म्स और एल्कस डेन ला और एल्गेस्करेन प्रोडक्शन द्वारा बनाई गई फिल्म है। मुख्य रूप से इसमें कई अभिनेता आपको देखने को मिले, कई कैरेक्टर देखने को मिले और साथ ही साथ ये फिल्म 8 जून 2030 को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिली है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इसके बारे में बात की जाए तो इसकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, लेकिन कुछ लोग इसे एक तरह से हेट भी कर रहे हैं क्योंकि इसकी स्टोरी इस प्रकार से है। साथ ही साथ रोमांटिक लवर्स के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन मूवी है। बात की जाए तो इसकी सिनेमेटोग्राफी की तो बहुत ही शानदार सिनेमेटोग्राफी की गई है। स्टोरी राइटिंग भी ठीक ठाक है, लेकिन जो टॉपिक है वो बहुत ही बेकार है और इसी पर इसे बनाया गया है और 8 जून को इसे OTT पर रिलीज़ किया गया है। प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई है। आप चाहे तो इसे प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हो और साथ ही साथ मैंने नीचे लिंक भी दे दिया। यदि आपने प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा हो तो आप उस लिंक से ले सकते हो। उससे 50 से 60% का डिस्काउंट आपको ज़रूर मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दे। तो दोस्तों इस मूवी के बारे में जितनी डिटेल हमारे पास प्रोवाइड थी और जो कुछ अभी तक अवेलेबल हो पाया है, सारी बेसिक डिटेल मूवी का रिव्यू सब कुछ हमने बता दिया है। साथ ही साथ अब हम बात करने जा रहे हैं आउटलैंडर सेक्शन एक तरह से जो हाल ही में आया है 7 सेक्शन के बारे में। इसी के साथ इसके पूरे जितने भी सेक्शन है, जितने एपिसोड है, सबको सब आपको बताएंगे। इसका रिव्यू एक्सप्लेनेशन सब कुछ फैक्ट वैक्ट सारी चीज़ हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों एक तरह से इसके बारे में जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों आज है शुक्रवार और आज है 16 तारीख और हर एक OTT प्लेटफॉर्म पर भर भर कर मसाला आपको देखने को मिला है, चाहे वो नेटफ्लिक्स से डिज्नी हॉटस्टार या प्राइम वीडियो हो। सभी जगह एक तरह से आपको भर भर कर मसाला देखने को मिला है। साथ ही साथ एक और सीरीज आपको देखने को मिली है जिसका आखिरी सेक्शन, यानी मैं बात कर रहा हूँ आउटलैंडर के बारे में। इसका फाइनल सेक्शन आपको देखने को मिला है, यानी एक तरह से 8वां सेक्शन जो है वो आपको फाइनली देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेंज के एक तरह से प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज़ किया गया है और आज ही के दिन इसे रिलीज़ किया गया है। इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है क्योंकि एक तरह से ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको इंग्लिश के अंदर ही कंटेंट प्रोवाइड कराता है। इंडिया के अंदर ये एक तरह से ये अभी इंग्लिश के अंदर ही एक तरह से अपना कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है। यदि आपको देखना हो तो आप एक्सप्लेनेशन हम अभी बता रहे हैं उससे भी देख सकते हो और बाकी एक तरह से डबिंग एक तरह से कई यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पर आप वहाँ पर भी जाकर इन्हें देख सकते हो और साथ ही साथ स्टोरी तो हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं।
साथ ही साथ इससे रिलेटेड इसके पुराने जितने भी सेक्शन आ चुके हैं 6, 7, 8 यानी जितने भी सेक्शन आ चुके हैं उन सभी के बारे में जानकारी हम आपको देंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन, एक तरह से रिव्यू और फैक्ट और जितनी कुछ डिटेल हो पाएगी, यानी टोटल मिलाकर जितनी कुछ डिटेल है सारी की सारी हम बताएंगे। आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ी बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और नई सीरीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसे स्टैंस के OTT प्लेटफॉर्म पर 16 तारीख को रिलीज किया गया है और ये इस सीरीज का एक तरह से आपको आखिरी सेक्शन देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक तरह से आउटलैंडर सेक्शन, एक तरह से जो अभी हाल ही में नया सेक्शन 7 आया है उसके बारे में। साथ ही साथ दोस्तों इसी की सारी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। आउटलैंडर एक तरह से डैन गॉल्डन द्वारा ऑल रेड उपन्यास, एक तरह से उल्लेखन एक ऐतिहासिक नाटक टेलीविजन श्रृंखला है। रोनाल्ड डी मूरो द्वारा विकसित की गई ये शो का प्रीमियम 9 अगस्त 2014 को स्टेज पर एक तरह से सबसे पहले हुआ था। इस शो का प्रीमियम एक तरह से आपको 9 अगस्त को देखने को मिला और इसके बाद इसके अगले सेक्शन भी आपको बहुत जल्द देखने को मिला था, जो कि स्कॉटलैंड में द्वितीय विश्व युद्ध के एक पूर्व सैन्य नर्स थी, जो कि 1995 में खुद को 1983 के समय में वापस ले जाती है, जब वहाँ उसका सामना होता है एक जेमी फ्रेजर सैम यानी एक तरह से नाम के एक तेज हाईलोड योद्धा से। वो उससे प्यार करती हैं और उससे शादी करती हैं और एक टैक्समैन बोल्टन के एक तरह से कबीले फेंजन के गॉर्डन के काल्पनिक संस्करण का इधर क्लेयर और जोकरण विद्रोह में उलझ जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसी के बारे में आज हम सारी की सारी जो डिटेल है वो हम जानने वाले हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस सीरीज के बारे में बात की जाए तो ऐतिहासिक और कॉमेडियन और एक तरह से हिस्टोरिकल और रोमांस और इसी के साथ साथ ये मल्टीपल टाइप्स की सीरीज हैं। इसलिए आधारित है डायनो गोल्ड द्वारा आउटलैंडर। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में भी हम बात करके एक एक करके पूरा पुर्जा इस सीरीज के बारे में हम बताने वाले हैं। इसका डेवलपमेंट किया है रोनाल्ड डी मूरो ने और मुख्य रूप से इसमें कैटरीन ओना बाल्फ और सेमा हुरगन देखने को मिले हैं। साथ ही साथ द स्काई बोर्ड सॉन्ग, साथ ही साथ इसमें म्यूजिक दिया है एक तरह से ब्रे मैक्रीन ने। साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम की ये सीरीज है, संयुक्त राज्य अमेरिका में से बनाया गया है। इसकी मूल लैंग्वेज की बात की जाए तो अंग्रेजी, स्टॉर्क और स्टॉर्गोलियन और फ्रेंच। जी हाँ दोस्तों, इसे मल्टीपल लैंग्वेजों में बनाया गया है और इसके सेक्शनों की बात की जाए तो तकरीबन 7 सेक्शन आपको अब तक देखने को मिल चुके हैं, जिनमें 70+ एपिसोड हैं। साथ ही साथ इसकी एक तरह से प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो कार्यकारी निर्माता रोनाल्ड डी मूरो और जिम कॉलगर और एडी हेरन आपको देखने को मिले। साथ ही साथ मारियल डेलविन और ईरा स्टीनबेयर, साथ ही साथ टोनो ग्रोफी और एनी केन और मैथ्यू बी रोबन और मेरको कोहो। और प्रोड्यूशन की बात की जाए तो डेविन ब्राउन और द काउत्रेल। साथ साथ प्रोडक्शन स्थान स्कॉटलैंड और चेक गणराज्य इंग्लैंड और टेप टाउन दक्षिण अफ्रीका। इसमें सिनेमेटोग्राफी का जो काम है वो संभाला है डेविन हिंस, नोविन किड, डेविन ग्रोज, मार्टिन फ्रूज, स्टीफन मेकर्ड, माइकल स्पिन और माइकल कल्टर। जी हाँ दोस्तों, इन सभी ने अलग अलग 2014 से एक तरह से इसमें सिनेमेटोग्राफी का अलग अलग लोगों द्वारा काम किया गया है और इसकी एडिटिंग भी मल्टीपल लोगों ने की है। माइकल ओ लेरो, लिया कार्डली, स्टीन ली, मार्क बोन राइट, नाथ दी डी और गोस्ट प्लेयर और डेमियन चाउड और एला जोन्सी। इसका एक सिंगल कैमरा सेटअप के तौर शूट किया गया है और तकरीबन एक एपिसोड की एक तरह से अंदाजा लगा के बताया जाए तो तकरीबन 55 से लेकर 90 मिनट तक की लेंथ है। प्रति एपिसोड इसी प्रकार से बनाया गया है और प्रोडक्शन कंपनी इसकी सोनी पिक्चर टेलीविजन है और इससे बैंक पिक्चर्स और साथ ही साथ खैन ऑफ द प्रूथ कंपनी। साथ ही साथ मूल ये आपको स्टेज पर देखने को मिला है। साथ ही साथ ये आपको 9 अगस्त 2014 से लेकर अभी तक देखने को मिली है, यानी आखिरी जो ये सेक्शन एक तरह से बताया जा रहा है इस सीरीज का। टेलीविजन सीरीज के 16 एपिसोडों का पहला सीजन 2 आधे सीजन के रूप में रिलीज हुआ। रिलीजिंग के पहले उपन्यास आउटलैंडर पर आधारित था और एम्बर
डॉन फ्राई पर आधारित 13 एपिसोड का दूसरा सीजन अप्रैल से 1 जुलाई 2016 तक प्रसारित हुआ। 13 एपिसोडों का तीसरा सीजन वोजर पर आधारित है, सितंबर से दिसंबर 2017 तक प्रसारित हुआ। 13 एपिसोड का चौथा सीजन ड्रम ऑफ ऑटर पर आधारित है और मुख्य रूप से नवंबर 2018 के जनवरी 2019 तक प्रसारित किया गया। द फेरी कॉन्स पर आधारित था और 12 एपिसोड का 5 सीजन फरवरी से मई 2020 तक प्रसारित हुआ और ए बीच ऑफ स्नो एंट्री लॉज पर आधारित 8 एपिसोडों का छठा सीजन मार्च से कई एक जैसे प्रकार से प्रसारित हुआ। 2012 में आगामी इको इन द वॉन और 16 जून 2023 को प्रीमियम के लिए तैयार था। फरवरी 2022 तक आउटलैंडर ब्लड ऑफ द माई ब्लड नाम की फीचर श्रृंखला का एक विकास शुरू हुआ जो कि फेमी फ्रेजर के माता पिता बैन और एलियन के फ्रेज पर केंद्रित होगा। जनवरी 2023 में आउटलैंडर ब्लड ऑफ माई ब्लड को 10 एपिसोडों के पहले सीजन के लिए आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई और आउटलैंडर को 10 एपिसोडों के साथ 8वें और अंतिम सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। साथ ही साथ मुख्य रूप से क्लियर फ्रेज के रूप में केटलोन ब्लाफ और जेमी फेंजर के रूप में सैम हॉर्गन आपको देखने को मिले हैं और एक गसमोर के रूप में स्टीफन लेड सेक्शन 1 से 2 में और भी जो कलाकार हो गए सारी की सारी एक एक कर हम सारी की सारी डिटेल हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रोडक्शन की बात की जाए तो जुलाई 2012 में यह बताया गया था कि सोनी पिक्चर टेलीविजन ने गोल्डन्स के लिए आउटलैंडर श्रृंखला पर आधारित को सुरक्षित करने के लिए इसे एक तरह से रजिस्टर करवाया। साथ ही साथ इसमें मूल परियोजनाओं को विकसित करने के लिए संलग्न किया था। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मुख्य रूप से जेमन मेरी परियोजनाओं को विकसित करने के लिए संलग्न थे और जिम कॉरन और प्रोडक्शन करने के लिए तैयार थे। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुख्य भूमिकाओं के अंदर कई एक तरह से कलाकार आपको देखने को मिले जो कि इस सीरीज के अंदर एक तरह से बहुत अच्छी तरीके से आपको काम करते हुए नजर आए। साथ ही साथ इसी के साथ मुख्य रूप से इनके बारे में बात की जाए तो आउटलैंडर श्रृंखला के अधिकारी को सुरक्षित किया गया जिसमें पूर्व परियोजनाओं को विकसित करने के लिए संलग्न थे और जिम कॉल्बर्न और साथ ही साथ उत्पादन करते रहे। सोनी ने नवंबर 2012 में स्टार्स के साथ सौदा पूरा किया और इसी के साथ मूर ने अप्रैल 2013 में एक लेकिन टीम को काम पर रखा और अगस्त में यह घोषणा की कि जॉन डेल्टन पहले 2 एपिसोडों का निर्देशन करेंगे और साथ के सीईओ क्रिस एल्बर्ट ने बाद में कहा कि उन्हें आउटलैंडर सहित कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखा दी है और नेटवर्क के लिए श्रृंखला के विकास को उनके दर्शकों को एक तरह से देखने को मिला। साथ ही साथ एक वास्तविक उत्कट प्रशंसना आधार डाइवर करने के लिए स्थानांतरित करने के लिए जो तब शो के लिए एक तरह से व्यापक समूह बनाया था। साथ ही साथ दोस्तों मैं इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है हमारी ये वीडियो को लाइक कर दे पहला तो। साथ ही साथ हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल थड़का मीडिया को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके और आपको जिस भी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो तो एक प्यारा सा कमेंट हमारे इस कमेंट बॉक्स में कर दें, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो मुख्य रूप से मेरी स्मृति में पहले से कहीं अलग करने के लिए शो को बनाया गया और आउटलैंडर की फांसी एक्शन एक मजबूत केंद्रीय रोमांच और एक नारावादी फोकस पर संयोजित है। इसे मुख्य रूप से दूसरे सीजन के लिए साउंड ट्रैक पर गोलियन पर गाया गया और 15 अगस्त 2014 को केवल पायटल एपिसोड पर प्रसारित होने के बाद नेटवर्क ने कम से कम 13 एपिसोडों के लिए दूसरे सीजन के लिए श्रृंखला का नवीनीकरण किया जो कि गोल्डन की श्रृंखला का दूसरी पुस्तक ड्रैगन फ्लाइट इन एम्पर पर आधारित है। 1 जून 2016 को स्टार ने तीसरे और चौथे सीजन के लिए श्रृंखला का नवीनीकरण किया जो कि तीसरे और चौथे में आउटलैंडर उपन्यास वाइजर और ड्रप्स ऑफ आउट का अनुकूलन करते हुए नजर आए। साथ ही साथ मुख्य रूप से
9 मई 2018 को स्टेन ने 5वें और 6ठे सीजन के लिए श्रृंखला का नामकरण किया, जो कि क्रम से द फेरियन क्रॉस और ए ब्रीथ ऑफ द स्नो एंड एस्ट्रोस की अनुसूचित करते हुए नजर आया। प्रत्येक सीजन में 12 एपिसोड शामिल थे। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इसके बारे में और कुछ डिटेल में आपको प्रोवाइड कराना चाहता हूँ मुख्य रूप से। इसी के साथ इसकी अपडेट और भी कुछ है, तो वीडियो को लाइक कर दे। और साथ ही साथ टेलीविजन सीरीज 16 एक तरह से एपिसोड का पहला सीजन जैसा कि मैंने बताया आपको देखने को मिला। सॉरी दोस्तों, इसी के साथ इसे हाल ही में एक तरह से एंड कर दिया गया है, जिस प्रकार से आखिरी सेक्शन आया, जिसका एक तरह से बोला जा रहा है ये आखिरी सेक्शन है। प्रोडक्शन के बारे में भी हमने कई डिटेल हमने जान ली थी। साथ ही साथ और भी कुछ डिटेल थी इसके लिखने से रिलेटेड। और 14 मार्च 2021 को श्रृंखला के 7वें सेक्शन के लिए नवीनीकरण कर दिया गया था, जिसे मूल रूप से 12 एपिसोडों के साथ बनाया गया था। और जनवरी 2030 में श्रृंखला को 8वें और अंतिम सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, जिसमें 10 एपिसोड शामिल थे। साथ ही साथ इसे लिखा है मूरी ने पायलट के बारे में कहा कि पहले 3 में 40 मिनट के साथ इस सेक्शन को लिखा गया था। साथ ही साथ 9 जुलाई 2013 को ये घोषणा की गई कि सैम हुरन को मुख्य पुरुष जेम फ्रीजर के रूप में चुना गया है। साथ ही साथ इसी के साथ बताया गया कि 8 अगस्त को फ्रेंच और जॉनथन रैंडियन की दोहरी भूमिकाओं में टॉबन्स मैजी दूसरे सीजन में थे, और स्टीफन अल्बर्ट और एंटन बॉल्डन को 29 अगस्त 2013 को एगस मोर और मिसेज फर्टेस में आवृत्ति भूमिकाओं में घोषित किया गया। और ग्रे मैकलिस और गेरी लुइस ने 7 सितंबर को मैकेज भाइयों के रूप में घोषणा की। श्रृंखला 4 सितंबर 2013 को घोषणा की गई कि महिला लीडर क्विल बोर्ड रोंडल कैटरन्स और बासन को द्वारा चित्रित की जाएगी। श्रृंखला के बाद में अक्टूबर 2013 में जेमी की बहन जेनिन के रूप में लोटे और वार्षिक और गिट डेकन में लॉरेन डोजन के रूप में जोड़ा। और दिसंबर 2013 में सैन केरन को सेडिन के ड्यू के लिए सहायक भूमिकाओं में लिया गया। और इंटरटेनमेंट वीकली ने अप्रैल 2014 में बताया कि वह स्टीफन ईयर मैरियन को चित्रित करेंगे। बिल पैटरसन को जून 2013 में वीकल नेट गॉर्थन के रूप में चुना गया। और लेकिन वॉल्डन ने अगस्त 2014 को एपिसोड में द गॉर्विंग में एल्बोन कैटियन के रूप में कैमियो किया। और इसी के साथ अगस्त 2014 में ये घोषणा की गई कि मुख्य रूप से इन्हें भूमिकाओं में लिया गया है, और 2015 में प्रसारित होने वाली भूमिकाओं में भी लिया गया है। 1986 से 1970 तक लाइव्स ने डॉक्टर हू चित्रण को चित्रित किया, और गोल्डन ने इसे जेमसन केरन आउटलैंड श्रृंखला के सेटिंग को जेमिन फ्रेंच के चित्रण को प्रसारित किया। और हाइलेस ने 2015 के एपिसोड किटन फ्रिज में अंग्रेजी जेलर वार्डन फ्रूज गॉड की भूमिका निभाई थी। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हो तो हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ इसी के साथ यदि आपको और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दे, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ और भी कई अपडेट है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं, आप वीडियो को कर दीजिए लाइक। और दिसंबर 2013 में माइकल के सेडन ड्यून्स के रूप में सहायक भूमिकाओं में देखने को मिले। साथ ही साथ इसी के साथ जून 2015 में श्रृंखला ने ड्यूवल गॉल और जैकलॉन डॉर्गन और राजकुमारी चार्ल्स वुड के रूप में लिया गया। और जेमी ने स्ट्रॉन्ग चचेरे भाई डैरन के रूप में रॉबन बैटन के रूप में रोल निभाया। और जुलाई 2015 में लियोर लॉर्गस को फ्रांस के राजा लुइस एक्स वी के रूप में चित्रित किया गया। साथ ही साथ अगस्त 2016 में स्टांस ने घोषणा की कि वे मुख्य रूप से डेविन बेरिन को सीजन 3 के लिए और जॉर्डियन बेन के रूप में चुने गए हैं। सितंबर में वी जॉनथन को एब्रेनिथ के रूप में लिया गया। साथ ही साथ नवंबर 2016 में जेंथन और इल्बोर डांसिंग को बहनों के रूप में कास्ट किया गया था। अक्टूबर 2017 में 2 सीजन 4 भूमिकाओं की घोषणा की गई थी। और मारियन डॉन एंथोन को जेमी की चाची, जॉनथन स्पेन और एड स्पेन को स्टीफन बॉर्न एक समुदाय डार्क और तस्कर के रूप में लिया गया।
साथ ही साथ कोलिंग फैल्कन को जोस्टन में गुलाब पैन यूलियस के रूप में कास्ट करने की घोषणा की गई 2018 में किया गया। और मई 2020 में बेरी ने घोषणा की कि वह छठे सीजन के लिए आउटलैंडर नहीं लौटेंगे। फिर भी उन्होंने सीजन 6 में एक एपिसोड में अंतिम भूमिका निभाई। साथ ही साथ मई 2030 में ये घोषणा की गई कि कनाडियन अभिनेता चार्ल्स वेंडर को जेमी के बेटे विलियम रैमसन के रूप में भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया है, जिसमें सीजन 3 में लॉर्ड जॉनथन ने पाला था। और अक्टूबर 2022 में ये पुष्टि की गई कि ग्रैहम बैकन और लैन स्टीफन और इसके साथ और भी कई लोग 7वें सीजन के लिए भूमिकाओं में फिर से निभाते हुए रोल नजर आने वाले हैं। जुलाई 2013 में राजकोष में ब्रिटेन चार्ल्सन जॉन और ऑर्बेसन ने पुष्टि की कि वे उत्पादन 2012 के यूक्रेन में लागू क्रिश्चियन सैक और टेक्सन में रिलीज प्रोग्राम को लाभान्वित हो गए, जो कि फिल्म पर राहत को उच्च एक जैसे अंततः टेलीविजन प्रस्तुतियों तक बढ़ावा दिया है। स्कॉट सरकार और तीसरी लॉर्गन में एक जैसे कंट्रोल के बाहरी इलाकों में एक गोदाम परिसर में एक फिल्मी स्टूडियोज में रूपांतरण के लिए भुगतान करने में मदद करने का लिए सहमत हुई। और प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2013 में एक जैसे स्कॉटलैंड में लोकेशन पर हुई। साथ ही साथ लैनियन पैलेस और हाइवन लॉज और रोचन फ्रिज और फोर्डन भी देखने को मिले। और 2016 में वसंत में प्रसारित हुए शो के स्क्रिप्ट और साउंड ट्रैक पर कुछ एंड्रिन फिल्माए गए, जबकि स्टैंड पर का इस्तेमाल बाहरी सड़कों के दृश्यों में यूज किया गया। साथ ही साथ सीजन 5 का उत्पादन मुख्य रूप से उत्तरी कोरियन में हुआ और सेट अप्रैल 2019 में स्टॉकन में शुरू हुआ और स्थानों पर मुख्य रूप से एक जैसे से शूट किया गया। और सीजन 6 का उत्पादन मई 2020 में शुरू हुआ था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। उत्पादन अंततः फरवरी 2021 में हुआ और सीजन 7 का निर्माण अप्रैल 2022 में शुरू हुआ, जबकि फिल्मांकन मई 2016 में स्कॉटलैंड में हुआ। संगीत की बात की जाए तो संगीत प्रीकास्ट के रूप में मुख्य रूप से देखने को मिला। साथ ही साथ और भी कई कलाकार स्टीवन रिबनटॉन भी देखने को मिले। रिलीजिंग से रिलेटेड भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। पहला वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई। जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो तभी आपके पास से वीडियो का नोटिफिकेशन सारी कुछ डिटेल है सारी की सारी आपको मिल पाएगी। आप किसी भी टॉपिक के बारे में आप कमेंट कर सकते हो, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो आउटलैंडर आप वैसे किसी भाई ने कमेंट किया है तो इस पर हम वीडियो लेकर आए हैं, तो इसमें कई चीज़ें हमने कवर कर ली है और प्रोडक्शन से रिलेटेड और भी कई डिटेल जान ली है। रिलीजिंग के बारे में मैं बताऊँ तो शुरू से एंड तक किस प्रकार से इनके एपिसोडों को सेक्शनों को रिलीज किया गया वो हम जानते हैं। आउटलैंडर का प्रीमियम सबसे पहले 9 अगस्त 2014 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इसके पहले 8 एपिसोड सितंबर में प्रसारित हुए और शेष 8 एपिसोड अप्रैल 2015 में रिलीज हुए। साथ ही साथ आउटलैंडर ने 14 अगस्त 2014 को सोल पर ऑस्ट्रेलिया में शुरुआत की और 24 अगस्त 2014 को पर कनाडा में प्रसारित होने का शुरू किया। श्रृंखला का प्रीमियम 21 अक्टूबर 2014 को आउटलैंडर में भी हुआ और यूनाइटेड किंगडम में इसे अमेजॉन प्राइम वीडियो पर अधिग्रहित किया, जहां 26 मार्च 2015 को इसका प्रीमियम हुआ। और अप्रैल 2015 में द हॉर्डन ने बताया कि सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट हैक पर लीक हुई ईमेल का सुझाव दिया और प्रसारण सितंबर 2014 में स्कॉट स्वतंत्र जन्म संग्रह के बारे में संवेदनशीलता के कारण यूके में देरी हो सकती है। 13 एपिसोडों के दूसरे सीजन का प्रीमियम आपको 9 अप्रैल 2016 और 13 एपिसोडों के तीसरे सीजन का प्रीमियम 10 सितंबर 2017 को हुआ। चौथे सीजन का प्रीमियम 4 नवंबर 2018 को हुआ और 5वें और फरवरी 16 2020 को छठे सीजन का प्रीमियम 6 मार्च 2022 को हुआ। 7वें सीजन का प्रीमियम लगभग 16 जून 2023 को दूसरे भाग 2024 में होने वाला था। और न्यूजीलैंड में आउटलैंडर को पहले वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा और लाइट बॉक्स द्वारा वितरित किया गया और स्क्रीन के हाइट बॉक्स के अधिग्रहण के बारे में कई और स्ट्रीमिंग सेवा ने न्यूजीलैंड आउटलैंडर पर वितरित अधिकार हासिल किए।
साथ ही साथ इसकी रेटिंग भी बहुत तगड़ी है। अब तक आखिरी जो रेटिंग है अभी हाल ही में सेक्शन 6 तक मैंने बताया, यानी एक तरह से 89% रेटिंग है और स्टार्टिंग में 91 से अब 89 तक पहुंच चुकी है। ये भी फिर भी बहुत ही बेहतरीन रेटिंग आपको देखने को मिली है। साथ ही साथ अवार्ड्स इन्होंने 2014 में क्रिप्टम चोइन टेलीविजन अवार्ड, लिप्यूस चोइन अवार्ड, द स्टेन अवार्ड, आयरन फिल्म और टेलीविजन अवार्ड, एमी अवार्ड, पीपुल्स स्टाइल अवार्ड्स, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड, कास्ट डिजाइनिंग गिल्ड्स अवार्ड और क्रिप्टन लॉय अवार्ड, साथ ही साथ और वुमेन से एक तरह से एक्ट्रेस अवार्ड, स्टीन अवार्ड, दोबारा 2016 में आयरन फिल्म टेलीविजन पुरस्कार, एमी अवार्ड, बॉफन स्कॉट अवार्ड, बॉम्फर स्कॉट अवार्ड, किटिन चॉन टेलीविजन अवार्ड, हॉली प्रेसन अवार्ड, पीपुल चाइल्ड अवार्ड, साथ ही साथ तकरीबन ऑस्कर वाइल्ड अवार्ड और साथ ही साथ और कई अवार्ड जीते, यानी तकरीबन रिपीटेड सारे ये अवार्ड्स है वो हर सीजन में आपको देखने को मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, हर सीजन में कंटिन्यूस इन्होंने अवार्ड जीता है। साथ ही साथ अब हाल ही में इसके अवार्ड अब एक तरह से दिए जाएंगे, जैसे ये रिलीज हो जाए उसी के बाद अवार्ड के लिए नॉमिनेट किए जाएंगे। तो दोस्तों इस सीरीज के बारे में और जितनी अपडेट थी सारी की सारी मैंने बताई। अब इनके कैरेक्टर जो हैं जो आपको देखने को मिले हैं और एपिसोडों के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। जी दोस्तों, क्या देखने को मिला और क्या क्या चीज़ थी। आउटलैंडर डैन गॉल्डन द्वारा ऐतिहासिक समय यात्रा पे उपन्यास आउटलैंडर श्रृंखला पर आधारित है। टेलीविजन नाटक श्रृंखला रोनाल्ड डी मूर द्वारा विकसित और स्टार्स के लिए सोनी पिक्चर टेलीविजन और फेड बैंक पिक्चर द्वारा निर्मित है। इस शो का प्रीमियम आपको 19 अगस्त 2014 को हुआ। इसमें कैट्रोलन, बाल्फन फ्लेयर और रेडेंस के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए। द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्वन बाद में सर्जन थी, जिसमें 1986 में खुद को 1993 में स्कॉटलैंड में वापस ले जाती हैं, जहां पर हाइडलैंड योद्धा जेमी फेंचर से मिलती है और उससे प्यार करती हैं। 1 मई 2022 तक आउटलैंडर ने लगभग 75 एपिसोड प्रसारित हो चुके थे, जिसमें 6 सीजन समाप्त हो चुके थे। 7वें सीजन में 16 सितंबर होगा और एक तरह से 16 एपिसोड हो गए। प्रीमियम 16 जून 2030 को होगा और जनवरी 2030 में श्रृंखला को 10 एपिसोड यानी 8वें और अंतिम सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। साथ ही साथ इसी के साथ मैं आपको बताऊँ तो मुख्य रूप से 9 अगस्त 2014 को आपको इसके एपिसोड नंबर एक तरह से पहला देखने को मिला था। साथ ही साथ एपिसोड के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब एक एक एपिसोड 2014 से लेकर 15 तक सेक्शन 1 आपको देखने को मिला था। तो फर्स्ट एपिसोड से ही जानना चालू करते हैं और जितनी कुछ अपडेट निकल कर आएगी वो सारी की सारी भी मैं बताता रहूँगा। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ मुख्य रूप से फर्स्ट जो एपिसोड है वो आपको देखने को मिला था एक तरह से शेनची यानी जॉन डॉनियस द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया और रोनाल्ड डी मूरिस द्वारा इसे लिखा गया। 9 अगस्त 2014 को ये आपको देखने को मिला। 1975 में क्लेरा रोडेन एक WWE लड़ाई नर्स है जो कि अपने पति फ्रेश के साथ स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का दौरा करती हैं। अपने युद्धकालीन अलगन के बाद एक दूसरे को फिर से जानती हैं और फ्रेशर अपने परिवार के लिए इतिहास का शोध कर रही है, विशेष रूप से उनके 18वीं शताब्दी के पूर्वजन जॉनथन ब्लैक, जैकन रेड और नाडुनिन पहला एक तरह से पहाड़ी पर खड़े पत्थरों पर एक आधुनिक ड्रे और नुस्खों का पालन करने के बाद फ्लेयर पत्थरों में से एक छोटा होते हुए देखने को मिली। जमीन का एक जैसे कुछ आवाज सुनाई दी थी। जल्दी वे अंग्रेज रेडकोट और विद्रोह हाइडलैंड के बीच एक स्कॉट सैन में क्लियर को बचाया जाता है। जब जेमी वे से मिलता है, जैसे ही वे भागते हैं तो वे अपनी उगड़ी हुई भुज को सेट करती है और बाद में अपनी गोली के घाव पर एक तरह से घाव पर इलाज कराती हैं। और साथ ही साथ दिखाया जाता है कि क्वेलारा को एक तरह से कैश विल्सन पर लाया गया है। उसे पता चलता है कि वह किसी तरह समय में वापस यात्रा कर चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि एक तरह से कैल्सल लॉज द्वारा इस एक तरह से एपिसोड में एक तरह से डायरेक्शन संभाला गया था और जॉन लाइड ने तो डायरेक्शन पूरा किया ही था। रोनाल्ड डी मूरन द्वारा इसे लिखा गया था। अगला एपिसोड आपको 16 एक तरह से अगस्त 2014 को देखने को मिला।
तकरीबन एक सप्ताह के अंदर एक एपिसोड इस प्रकार से देखने को मिला। किलर को किस लार्जस और लेड कॉल्जिन और मेजन के सामने पेश किया गया, जहां से पता चलता है कि वे 1983 में उतरी थी और थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि उसे एक अंग्रेजी जासूस होने का संदेह है। वे गिलियस लैंकन से मिलती है और जेमी को श्रीमती ब्रिजी के सुंदर युवा पौधन धोरवेन के लिए कहलता करते हुए देखती है, जैसे कि क्लेयर ने इन्वेस्ट खड़े पत्थरों पर लड़ने की योजना बनाई थी। साथ ही साथ इसे अच्छी और विद्रोह केबल के मरहम लगाने वाले के रूप में लिचुअन में रखे सबसे अच्छे थे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं एपिसोड नंबर 3 इसका जो टाइटल है समस्या का हल पेरियन केलंस द्वारा डायरेक्ट किया गया है और एनी केंस द्वारा इसे लिखा गया था। 30 अगस्त 2014 को मुख्य रूप से ये रिलीज हुआ। एक तरह से क्लियर को उम्मीद थी कि उनके चिकित्सा कौशल में उसे मैगजीन का विश्वास और उसकी अंतिम स्वतंत्रता प्राप्त होगी, लेकिन वह केवल खुद को अपराहित बनाने का प्रबंध करती और श्रीमती फिट्जगिब के भतीजे को जहर से बचाने और जिसे कंट्रोल पिता बैनर की रक्षा में कब्जे के रूप में घोषित की है और किलर का नया दुश्मन एक तरह से बनता है। और भले ही वह मैजिगन के कुछ एक तरह से भावनाओं को अर्जित करता है और एक चमत्कार कार्यक्रम का एक तरह से खुलासा करता है, इसे मूल मूल्यवान माना जाता है जब वह जेमिन चोर के डंडी एक युवा की मदद से एक तरह से संगठन करते हुए नजर आता है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया को सब्सक्राइब कर ले। और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ अब हम इसके जो कैरेक्टर हैं उनके बारे में बात करेंगे और इसके बाद फिर बचे कुछ जितने भी एपिसोड है उनको कवर करने वाले हैं। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों सबसे पहले इस मूवी के अंदर जो कैरेक्टर देखने को मिले हैं उनके बारे में बात करते हैं, जिनका नाम है कैटरीओला बाल्फ। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म मुख्य रूप से अक्टूबर 1980 में हुआ। एक आयरिश अभिनेता है, नेत्री है। साथ ही साथ ये स्टैंस ऐतिहासिक ड्रामा सीरीज आउटलैंडर में 2014 से ही काम कर रही है, कंटिन्यू अभी तक ये सीरीज में टिकी हुई है और इसके साथ इस सीरीज का एंड हुआ है। ऐतिहासिक ड्रामा सीरीज आउटलैंडर के अंदर बहुत अच्छी खासी परफॉर्मेंस की है और क्लियर फ्रेजी के रूप में अपनी भूमिकाओं को निभाया है, जिसके लिए उन्होंने टेलीविजन सीरीज ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए 4 बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन प्राप्त किया है। साथ ही साथ इनके बारे में बात की जाए तो कैटरीन ओलन मेरी बॉल्फ इनका पूरा नाम है। 4 अक्टूबर 1980 को जन्म हुआ। तकरीबन आज इनकी उम्र 43 साल है। डेल्बिन आयरलैंड में मुख्य रूप से ये जन्मी है और 18 वर्ष की उम्र में डेल्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में नाटक का अध्ययन करते हुए बार्फन ने फिर इनमें एक फैशन मॉडल के रूप में काम शुरू किया। 10 साल बाद उसने अभिनय का ध्यान केंद्रित किया और द ब्यूटी इनसाइड 2012 और HP+ डिजिटल सीरीज 2012 से 13 में श्रृंखला में उनकी प्रमुख भूमिकाएं निभाते हुए नजर आई। सुपर 8 2011, ना यू सी मी 2013 और स्पेक प्लेनर 2013 जैसी कई मूवीज में आपको देखने को मिली। गोल्डन ग्लोब और ब्रिटेन एकेडमी फिल्म अवार्ड के लिए भी इनका नामांकन अर्जित किया गया। और प्रारंभिक डिटेल के बारे में बात की जाए तो बर्फन का जन्म डब्लिन मैग्नोड टाउन के पास डैगलोड गांव के बाहर हुआ। 7 लोगों के परिवार में से ये पली बड़ी अपने 5 बच्चों में से चौथी थी वे इनके माता पिता से। साथ ही साथ एक स्थानीय शॉप में सेटर चैरिट के पास इकट्ठा करते हुए एक एजेंट द्वारा स्काउट किए जाने के बाद बर्फन ने मॉडलिंग शुरू की और 18 साल की उम्र में टेबलिन में कुछ महिलाओं के लिए एक मॉडल के रूप में भी काम करने के बाद उन्होंने एक फोर्ड मॉडल स्काउट पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे उन्हें पेरिस में उनके लिए काम का मौका दिया गया। और बर्फन के मेडिकल करियर की शुरुआत विशेषताओं में चैनल ग्रिज और गोल्फन और गैबन और मिशन एल्बर्ट फेरिट और लुई विडन के लिए फैशन शो का उद्घाटन और समापन शामिल था। 3 साल की अवधि में लगभग 250 से अधिक रनवे में शो चली और अपने करियर की ऊंचाई पर वाफर को दुनिया भर में 20 सबसे ज़्यादा महंगी मॉडलों में से एक जाना गया।
साथ ही साथ न्यूयॉर्क में रहने के दौरान बफर ने 2006 की फिल्म द डेविन फ्रीज ब्रांड में पत्रिका रेवेंस के एक कर्मचारी की छोटी भूमिका निभाई। 2009 में एक दशक लंबे मॉडल करियर के बाद बफर अपने एक तरह से प्रारंभिक करियर में विकल्प पर लौट आई और न्यूयॉर्क में लॉस एंजलिस चली गई। अपना एक तरह से 1.5 साल का शहर में विशेष रूप से अभिनय कक्षाएं लेने के लिए बिताई और अपनी पहली वार्नर बाल्फी सेट स्टूडियोज में बाल्फी फिल्म सुपर 8 में नायक की मां के रूप में दिखाई दी और ना यू सी मी माइक कैलन के चेतन की पत्नी के रूप में और स्पेपन स्पॉन CIA वकील के रूप में। साथ ही साथ सिल्वेस्टर स्टैन को चित्रित के लिए लिया गया और 2012 में उनमें से द ब्यूटी इनसाइड में क्लेस 34 में चित्रित किया गया एक सामाजिक फिल्म जिसमें 6 एपिसोडों में विभाजित किया गया, जिसमें एलेक्स टॉप ग्रेस नाम में एक व्यक्ति की कहानी है और हर दिन अलग अलग शरीर का जागृत है। और 2013 में उन्होंने ब्रिटेन संगीतकार बॉर्डन एंड फेडवेयर के लिए वेंचर फ्रेंस द्वारा एल्फोन के संगीत वीडियो में अभिनय किया और बाद में फियोन कॉल्पन द्वारा निर्देशित किया गया। तो दोस्तों इस सीरीज के बारे में बात की जाए तो इसका फर्स्ट जो सेक्शन आपको एक तरह से 9 अगस्त 2014 को देखने को मिला था। उसी के बाद फिर इसके बाद 16, 17, 18, 20 और 21 और इसके साथ 23 के अंदर इसके मल्टीपल तकरीबन 7 सेक्शन देखने को मिले, जिसके अंदर 75 से 76 मिलाकर एक तरह से एपिसोड है। मैं आपको और हाल ही में एक और सेक्शन आया तो टोटल मिलाकर एक तरह से 80-85 के लगभग एपिसोड पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जितने एपिसोड हो पाएंगे सेक्शन 8 और 6 और 7 और बाकी जो एपिसोड बच जाएंगे, जिस भी सेक्शन यानी कोई सा भी सेक्शन और एपिसोड बच जाएंगे वो हम एक और पार्ट लेकर आ रहे हैं, उसके अंदर आपको एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ और भी कुछ डिटेल होगी सारी इसके कैरेक्टरों के बारे में, इसकी स्टोरी के बारे में और किस पर ये बेस है, सारी कुछ डिटेल हम आपको बताएंगे। अभी तक हमने इसकी स्टोरी के बारे में आपको डिस्कशन किया, क्या एपिसोडों में आपको क्या स्टोरी देखने को मिली है, तकरीबन 6 से 7 एपिसोड आपको एक्सप्लेन भी कर दिए। तो दोस्तों अब इसके बारे में प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं और उससे पहले हम सेक्शन 7 के कुछ एपिसोड है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। साथ ही साथ 2012 में उन्होंने द ब्यूटी इनसाइड में एक्शन हैज 34 में चित्रित किया और एक सामाजिक फिल्म जिसमें 6 एपिसोडों में विभाजित किया, जिसके अंदर भी कई भूमिका निभाए। बार्फ वर्नस ब्रदर्स की वेब सीरीज H+ डिज्नी सीरीज 2012 और 2013 के लिए प्रमुख कलाकारों में हिस्सा बने, जिसमें उन्होंने बायोटेक कंपनी के अधिकार में से एक बैनर सेंस की भूमिका निभाई, जो कि एक प्रतिरूपी कंप्यूटर विकसित कर रहे थे जो लोगों को कनेक्ट करने की अनुमति देता है। इंटरनेट के लिए 24 घंटे एक दिन है से प्रवेश बनाई गई है। और साथ ही साथ सितंबर 2013 में डैन गोल्डलाइट द्वारा लिखे गए उपन्यास के आधार पर स्टेज टेलीविजन ड्रामा सीरीज आउटलैंडर पर बार्फन को प्रमुख पात्र क्लियन ब्लूज और फ्रेजन के रूप में चुना गया। श्रृंखला का प्रीमियम अगस्त 2014 में हुआ। वह 20वीं शताब्दी के माध्यम से एक नए एक बाद में सर्च की भूमिका निभाते हैं, जिसे 10वीं शताब्दी के मध्य में स्कॉटिंग हाइलैंड की युद्ध समय में वापस ले जाती हैं और श्रृंखला और उनके प्रदर्शन होने पर मुख्य रूप से देखने को मिली हैं। और बेंटन लेयर और रिचर्ड एक तरह से लासोन ने कहा कि वे बहुत मदद करने के लिए काफ़ी है। साथ ही साथ टाइम्स और जेम्स पोर्वन ने बैलविन को चित्रण को मुख्य रूप से संक्रामक रूप से आकर्षित के रूप में अभिहित किया और द न्यूयॉर्क टाइम्स की एल्ब्रिज जेट और बिस्टन ने बार्फन टेलीविजन की सबसे शानदार अभिनेताओं में से एक कहा किया। दिसंबर 2014 में एंटरटेनमेंट वीकल्स ने 2014 के अपने 12 ब्रेक आउट स्टार्स में से एक बाफर को नामांकित किया और उसी महीने में उन्होंने BBC अमेरिकन में एल्क्रोज फैन और फेवरेट टूर्नामेंट में वो ऑफ द ईयर भी चुना गया। और अप्रैल 2015 में बाफर को 12वें एयर फिल्म इंडियन और टेलीविजन अवार्ड के लिए लीड और ड्रामा और राइडिंग स्टार अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए नामांकन मिला। साथ ही साथ इसी के साथ 50 मोस्ट ब्यूटी पीपल्स इन द वर्ल्ड में नामांकन भी मिला। इसे 2015 और 2016 में टेलीविजन का सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में सेंट्रल पुरस्कार जीता और नवंबर 2016 में बाल्फन टेलीविजन का सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में स्कॉटिंग बॉफ और फरवरी 2018 में उसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए आयरिन आइफेटिन जीता और लीड रोल ड्रामा किया। बार्फन ने फिल्म एनी मॉन्स्टर 2016 में
से लेखन भी किया और जॉर्डन प्रेस द्वारा निर्देशित जॉन ह्यूर और जॉर्जिन रॉबन में अभिनय किया। उसने एक कंपनी की पीआर के प्रमुख भूमिकाओं निभाते हुए ये रोल निभाया जिसका स्ट्रॉन्ग कम हो गया है और उसमें एक आदमी अपनी सारी बचत खो देता है और बाद में एक लाइव टीवी शो में बंधक बन जाता है। द मूवी जैसे फेलवर्स के एरियल हिस्से ने लिखा कि लेकिन रिश्तेदार लेविट बल और जो सबसे बड़ी छाप छोड़ती है वह चुंबकीय दृश्यों को तब भी चुराती है जब उसकी चित्रण केवल एक पृष्ठभूमि मॉडर्न परिस्थिति एक प्रतिक्रिया करने का उलझव है। बहुत अधिक देखने की अपेक्षा करते हुए आने वाले वर्षों में आयरित निर्देशित था और 2019 में नेटफ्लिक्स से फैंटास्टी श्रृंखला द डार्क क्रिस्टन एज ऑफ स्टोन में बाफेन तवर के रूप में आवाज़ की भूमिका दी। साथ ही साथ 2019 में नेटफ्लिक्स प्रांतीय श्रृंखला द डार्क क्रिस्टन एज ऑफ रोस्टन में बाफर की तवर के रूप में आवाज़ की भूमिका के साथ साथ इन्होंने श्रृंखला को 1920 की एक फंतासी फिल्म डार्क क्रिस्टन में प्रीकर्न की भूमिका भी निभाई। इसके अलावा 2019 में उन्होंने स्टॉप ड्रामा फिल्म फोर्डन वी पैरट में बैटन डैन और किशन बेल और विपरीत भूमिका निभाई और पाल्फन ने पेशावर रेस पर ड्राइव कैन माइकल की पत्नी मोली माइकन की भूमिका निभाई जिसमें उन्होंने सहायक भूमिकाओं में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में रोल निभाया और IFT नामांकन अर्जित किया और फिल्म को रिलीजिंग होने के सार्वजनिक प्रशासन मिले और इसे सबसे चित्रण के लिए अकादमी के पुरस्कार के लिए नामांकन किया। साथ ही साथ 2021 में एथॉल बॉर्थन के साथ अर्ध एक तरह से आध्यात्मिक फिल्म वेस्टर्न में मुख्य भूमिकाओं में सह अभिनेताओं के साथ रोल निभाते हुए नजर आए। साथ ही साथ इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही गजब की देखने को मिली और वेंटिन फेयर समीक्षा रिचर्ड लॉस और बाल्फ के उनके विनय और एल्विन प्रदर्शन के सराहना के लिए उनके प्रदर्शन में स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड और गोल्डन ग्लोब अवार्ड और क्रिप्टन चॉइस मूवी अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए पेटेन एकेडमिक फिल्म अवार्ड के लिए उनका नामांकन अर्जित किया। फिल्म को 94 अकादमिक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नामांकन किया गया। वहीं इसकी सदस्य रही और हर जन 2022 से अभिनेता साक्ष में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस में अवार्ड दिया गया और 20वें सेंचुरी स्टूडियोज की फिल्म एम श्योर बाल्फन अगले स्क्रीन में होगी और साथ ही साथ बल्फ लंदन में हेरन के रूप में एगेमी ऑर्डलैंड की फिल्म के दौरान वह पहले लॉस एंजलिस में रहती थी जहां उन्होंने पेशेवर रूप से अभिनय करना शुरू किया। साथ ही साथ इसी के साथ एक साक्षात्कार में बर्फन ने पूछा कि क्या वह खुद को आध्यात्मिक बनाती हैं और बर्फन ने जवाब दिया कि मैं कहूँगी कि मैं आध्यात्मिक हूँ, हालांकि मैंने अपने लंबे समय में स्थान धर्म में अपने मुंह तोड़ लिया है। साथ ही साथ मुख्य रूप से और भी कई डिटेल हैं इनके बारे में, सारी कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ वह संस्था वर्ल्ड चाइल्ड कैंसर का संरक्षण है और अप्रैल 2018 में उन्होंने लंदन मैराथन में भाग लिया और संगठन में समर्थन में लगभग $41,000 से भी अधिक जुड़ा और वह चुरलोच के साथ शरणार्थी राहत में जुड़ने और धर्म कारणों के समर्थन में है और अक्टूबर 2020 में प्रोजेक्ट टेपन नाम के एक वार्षिक जन्मदिन है और धन ओगलेंस की पहली प्रशंसा द्वारा पर्यावरण चेतन और वन ट्री स्पोर्ट के लिए धन जुटाने के लिए शुरू किया और तारीख तक उनके सामने $150 लाख की भुगतान जुड़े और लगभग 1,50,000 से अधिक पेड़ लगाए गए और अगस्त 2020 में वाल्फर ने फोर्ट एंड मी नॉट लॉन्च की जो कि स्कॉट आधारित छोटे बैच जिनमें जिसे आय वेतन और पोषण काल वर्षाकरण पर 25% हिस्सा था। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इनकी फिल्मोग्राफी मुख्य रूप से सबसे पहले 2006 के अंदर आपको देखने को मिली जिसका नाम था द डेविल वेयर्स पार्ट 2006। साथ ही साथ पिक्चर्स मी और द हैरकन और फर 2009 और सुपर 8 2011, लॉस्ट एंगल्स 2012, नाउ यू सी मी 2013, फोर्ड फिफेरियन और एंग्लिश एंड द चिरन विश और बेलफिट और द एंथोल 2020 में ये आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ टेलीविज़न शोज़ की बात की जाए तो द मॉडल स्कॉच 2010, द ब्यूटी इनसाइड 2012 और द डिज्नेट सीरीज 2012 से 13 तक है और आउटलैंडर के अंदर ये 2014 से वर्तमान तक देखने को मिले। साथ ही साथ द डार्क
सिस्टेंस एज ऑफ द रिसेंट, और साथ ही साथ 2019 में द चेरमियस लेटर में भी आपको कई बार देखने को मिल चुके हैं। साथ ही साथ इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है कई मूवीज़ में, और कई एक तरह से फ्लॉप भी रही है। साथ ही साथ अवार्ड्स की बात की जाए तो ABC अमेरिकन एंगर्स फैशन अवार्ड इन्होंने जीता। साथ ही साथ इसी के साथ ये और भी कई अवार्ड जीत चुकी है, जिनमें एक तरह से अलग अलग अवार्ड, डेरिशियन अवार्ड, चेरियट क्रिस अवार्ड, साथ ही साथ और भी कई अवार्ड ये जीत चुकी है। साथ ही साथ इनके इस करियर के अंदर इन्होंने कई अवार्ड जीते, और कई बार इन्होंने कई मात्रा में डोनेशन भी दिया, यानी लोगों के लिए और पीड़ितों के लिए। साथ ही साथ इनके बारे में जितनी कुछ डिटेल हो सकती थी मैंने बताई। अब बात करते हैं हम अगले कैरेक्टर के बारे में, जिनका नाम है सैम रोल्डेड होर्गन। 30 अप्रैल 1980 को इनका जन्म हुआ। एक स्कॉट अभिनेता, निर्माता, इसकी पर्यटन उद्यमी है। उन्होंने इस साज ड्रामा सीरीज आउटलैंडर 2014 से वर्तमान तक जेमी फ्रेज के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते आए हैं। साथ ही साथ जेमी फ्रेज के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए उन्हें साइन इन किया गया था, और टेलीविज़न अभिनेताओं के लिए पीपल्स चैन अवार्ड भी इन्होंने जीता है। टेलीविज़न पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में शेटन अवार्ड विनर भी है। और मुख्य रूप से इनके बारे में बात की जाए तो सैम रोल्डेड होर्गन, इनका पूरा नाम है। 30 अप्रैल 1980 को इनका जन्म हुआ। आज इनकी उम्र तकरीबन 43 साल है, और स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में ये एक तरह से मुख्य रूप से रहती है, और संगीत और नाट्य रॉयल स्कॉट अकादमिक है। मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री है और निर्माता है, इसकी राइटर है, और भी कई जगह ये एक तरह से काम करते हुए नजर आई है। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में ये 2001 से वर्तमान तक देखने को मिले हैं। हॉर्गस ने स्पाई कॉमेडी द स्पैंड हु टेप मी 2018, द एम्प्री ट्रेन और सुपर हीरो एक्शन फिल्म एल्बर्ट शॉट 2020 जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया है, और इनके कई नाटकों में इन्हें रॉयल स्कॉट थिएटर और ऑपरेटर में प्रदर्शन के लिए आउटलैंडर में उनके प्रदर्शन के लिए मोस्टर ओपनिंग परफॉर्मेंस के लिए लॉस ओलिस अवार्ड के लिए नामांकन प्राप्त किया है। होर्गन ने उनके आउटलैंडर के सैलेकन और ग्रैमी मेटलेंस की क्वीन और हिसन और एटी स्कॉट के साथ एडवेंचर लाइव नो अंदर का सैलेकन किया है, और डार्क कवर नॉन फ्लेक्स और सही प्रिंट के लिए एक तरह से न्यूयॉर्क टाइम में बेस्ट सेलर सूची नंबर पर पहुंच गई है, और बुक नॉन फ्लिक्स नंबर 2020 में। उसी साल होर्गन ने अपने हीलिंग ट्रास्ट और द सेंसर से लॉन्च किए हैं, और उनकी पत्नी प्लेस के लिए उन्हें आउटलैंडर चित्रित के नाम से जाना गया है, और 2020 से 2021 तक सैनी फैशन ने लगातार इन्हें एक तरह से पसंद किया है। साथ ही साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे। साथ ही साथ चैनल पर नहीं हो तो हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ इसी के साथ यदि आपको और भी किसी मूवी के बारे में जानना हो तो एक प्यारा सा कमेंट आप हमारे चैनल पर कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि उन सभी तक हमारा एक तरह से वीडियो पहुंच सके, और साथ ही साथ वो भी इसे देख सके। साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो तो एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर कर दें। और दोस्तों आज की वीडियो में हम इन सभी के बारे में जान रहे हैं, और साथ ही साथ कई अपडेट है जो कि हमने आपको बता दिया है। तो दोस्तों अब तक हमने इस वीडियो के अंदर एपिसोड यानी एक तरह से सेक्शन 7 और 8 के बारे में जितनी कुछ डिटेल हो सकती थी सारी की सारी मैंने आपको बताई, और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इतनी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली, और अब इसके कास्टिंग के बारे में कुछ डिटेल है वो हम आपको बताते हैं। साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको सिंपली हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और साथ ही साथ अब मैं बात करूँगा मुख्य रूप से एक तरह से इनकी ग्रेजुएशन और भी डिटेल के बारे में। सैम रोल्टन होर्गस का जन्म है 30 अप्रैल, जैसे कि मैंने बताया, 1980 को डाल्फिन और कोलबर्न के ऐतिहासिक काउंटेन में हुआ। उनके माता पिता लंदन में
एक हिप्पी समुदाय के हिस्से थे जिसने गॉड फाउंड गर्ड कहा जाता है, जो कि JRR टॉकिन कार्यों के लिए एक जैसे काफ़ी प्रभावित थे, जिसने उन्होंने द लॉर्ड ऑफ रिंग्स के पात्रों के बाद हुर्गन्स और उनके बड़े भाई का नाम देने के लिए प्रेरित किया। और सैम की माँ किशन हुर्गन के एक कलाकार और कारीगर पेशावर ने अपने पति के लिए एक चने दोनों भाइयों को पालन और संघर्ष के लिए अपने दोनों युवा में लगे। और 5 वर्ष की आयु में हुर्गस ने बेल्फन के पास मुख्य रूप से न्यू गोल्वेन चले गए, जहां उन्होंने क्लेस प्राइमिंग स्कूल में पढ़ाई की। इसी समय के दौरान वे कैमलेस कैसन के मैदान में परिवारती इत्वान में रहते हुए नजर आए और 12 साल की उम्र में एलडी ग्रज जाने के बाद उन्होंने 1 साल के लिए जेम्स गिल्सन हाई स्कूल में पढ़ाई की। साथ ही साथ अपने स्कूल के दौरान हैरबन ने कई नाटकों में प्रदर्शन किया, जिसमें टेलविन एट सिस्टम थिएटर और फेडब्रोड अवार्ड। साथ ही साथ 2002 में स्नातक होने से कुछ समय पहले हरगन और 4 छात्रों में से एक ने BBC ग्रेड अवार्ड जीता। साथ ही साथ जबकि अभी भी एक छात्र हुर्गन आउटलैंडिंग और आउटलैंडर्स में दिखाई दिया। और स्कॉट नाटक डेवन ग्रेट का एक नाटक लंदन में रॉयल स्कॉटन थिएटर में जाने से पहले इसे नाटक का प्रीमियर डीड और डैसन थिएटर में हुआ। साथ ही साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ 2009 में हुर्गन ने BBC सॉम हैरियट डॉक्टर स्कॉट के अंदर मुख्य भूमिका निभाई। साथ ही साथ इसी के साथ इनके बारे में भी जितनी डिटेल हो सकती है जो मैंने बताई, फिल्मोग्राफी के बारे में बात करते हैं इनके बारे में। और सबसे पहले ये 2001 में आपको देखने को मिले। सबसे पहले इनकी मूवी थी स्मॉल मोमेंट्स। साथ ही साथ इसी के साथ यंग एलिगन द ग्रेट 2010, तकरीबन 9 साल बाद इन्हें यह मूवी हाथ लगी। और फिर इसके बाद 2 साल बाद 2014 में द हार्ट ऑफ लाइटनेस और 2014 में ही इम्ब्लूस। साथ ही साथ 2016 में व्हेन द स्टील लाइट एंड और 2018 में द स्पाई हू टॉप मी। साथ ही साथ 2020 में बॉल्ड सूट और 2021 में टू ऑल वी 2021। साथ ही साथ SAS रेड नोटिस 2021। साथ ही साथ 2030 में लव अगेन मुख्य रूप से ये देखने को मिली, जिसके अंदर मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले ये। और डेज गॉन इनकी एक तरह से अपकमिंग मूवी है। साथ ही साथ इसी के साथ टेलीविजन के अंदर ईस्टलैंड ऑफ द वार और रिवर सिटी। जी हाँ दोस्तों, अब हम इस एक सीरीज पर भी हम एक वीडियो लेकर आ रहा है रिवर सिटी पर भी। और साथ ही साथ 2006 में द विल वेस्ट में भी आपको देखने को मिले। साथ ही साथ मैंडसम मर्डर और पार्टी एनिमल्स और ए वेरी ब्रिटिश सेक्स एक्सप्लोड और यूड्यूस 2007 जैसे कई सीरीजों में देखने को मिले हैं। ब्रेकिंग द मॉल्थ ऑफ द स्टोरी ऑफ द पैनकिल डॉक्टर। साथ ही साथ एनी ह्यूमन हार्ट और फर्स्ट लाइट ए प्रिंसनेस ऑफ द चार्म। साथ ही साथ आउटलैंडर 2014 से 2001 से वर्तमान तक और द एडवेंचर शोज और मैन इन द किलर एट द रोड सीट विद सैम। साथ ही साथ स्पेक्ट और द कपल नेक्स्ट डोर में अपकमिंग ये आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ मैं आपसे ये बताऊँ तो इनके थिएटर के बारे में, तो द ट्विस्ट इनकी 2001 में थी और 2012 में आखिरी किंग कॉन्ग। साथ ही साथ किंग जॉन अवार्ड्स की बात की जाए तो 2003 में ऑटलिंग एसलैंड अवार्ड, डॉक्टर्स अवार्ड, ए प्रिंसिपल ऑफ चार्टिन अवार्ड। साथ ही साथ और भी कई अवार्ड इन्होंने जीते अपने करियर के अंदर। साथ ही साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कर दे दबा के। और साथ ही साथ और भी कई कैरेक्टर हैं, उन सभी के बारे में जानते हैं। इसके अंदर अगले जो कैरेक्टर हैं आपको टॉर्बियस मैनजीस। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं। इनके बारे में भी हम डिटेल जानते हैं। 7 मार्च 1974 को इनका जन्म हुआ। एक अंग्रेजी मंच, टेलीविज़न और फिल्म अभिनेता हैं। इन्हें नेटफ्लिक्स की सीरीज द क्राउच के 3रे सीजन और 4थे सीजन के लिए एंडी बर्ग और ड्यूक प्रिंस की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है, जिसके लिए इन्होंने ड्रामा सीरीज उत्कृष्ट सहायक अभिनेताओं के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड जीता और गोल्डन ग्लोब ब्रिटेन अवार्ड भी प्राप्त किया। साथ ही साथ एकादमिक टेलीविज़न श्रृंखला नामांकन ऑन मैनजीज स्टेज के लिए आउटलैंडर में फेकन्स और जोनाथन ब्लैक के रूप में भी कई अवार्ड इन्होंने हासिल किए। और साथ ही साथ आउटलैंडर के कई सेक्शनों में आपको देखने को मिले। साथ ही साथ हाल ही में जो एक तरह से सेक्शन आपको वर्तमान में देखने को मिला है, उसके अंदर भी आपको
कई एपिसोडों के अंदर देखने को मिले थे। साथ ही साथ इसी के साथ और भी कई एक तरह से इनके एक तरह से काम है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। साथ ही साथ इन्हें कई बार अवार्ड्स भी दिए जा चुके हैं इनके लिए। उन सभी के बारे में एक-एक करके हम सारे डिटेल हम आपको बताएँगे और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुख्य रूप से इनके बारे में और डिटेल में बताओ तो मैजन का जन्म हैरमिथ लंदन इंग्लैंड में हुआ, जो कि पीटर मैज और गिलर के पुत्र है। यानी इनके माता पिता का नाम है, इनके पेरेंट्स का नाम है। एक तरह से मैं आपको बताऊँ तो उनकी माँ एक तरह से टीचर थी और उनके पिता पीबीसी रेडियो निर्माता थे। साथ ही साथ इसी के साथ वो मुख्य रूप से कई बार एक तरह से कई शोज़ में देखने को मिले थे आपको। कई बार ये देखने को मिल चुके हैं। साथ ही साथ इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही शानदार रह चुकी हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ तो मैन सीरीज 1993 से 1994 में एक स्टॉप और एल्पो एन में डेलवर्ड्यूज और ये आउट ड्रामा कंपनी में बड़े रूप से देखने को मिले और बी की ड्रामा 1998 के साथ स्नातक की उपलब्धि भी इन्होंने प्राप्त की। साथ ही साथ इसी के साथ मुख्य रूप से अपनी बीबीसी को पूरा करते हुए मेजन रोड के माध्यम से एक स्नातक योजक के रूप में अपनी ग्रेजुएशन प्राप्त की। साथ ही साथ अवार्ड्स के बारे में मैं बताऊँ तो ईरान चार्ल्स अवार्ड्स, साथ ही साथ स्टोन अवार्ड, AWWI पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2016 भी इन्होंने जीता। साथ ही साथ स्टोन अवार्ड, साथ ही साथ गोल्डन ग्लोब अवार्ड, क्रीटन चैन ऑफ टेक्नोलॉजी अवार्ड, स्किन एक्टर्स गिल्ड्स अवार्ड और स्टोन अवार्ड, क्रिफ्टीन चैन टेलीविजन अवार्ड और साथ ही साथ स्किन एक्टर्स विल्ड अवार्ड और बीटिन एकेडमी अवार्ड भी इन्होंने जीता है। प्राइम टाइम एमी अवार्ड भी इन्होंने एक तरह से नॉमिनेटेड किया गया था और इन्हें दिया भी गया। साथ ही साथ दोस्तों अब एक और जो कैरेक्टर है अगले उनके बारे में जानते हैं, जो कि इस सीरीज़ के अंदर आपको बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग करते हुए नजर आए थे। मैं बात कर रहा हूँ एक तरह से ग्राम मैकविस की। ग्राम मैकविस इनका बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 4 जनवरी 1961 को हुआ। एक स्कॉट अभिनेता और लेखक है। इन्हें द हॉलीवुड फिल्म 3 में डेल्विन्स के रूप में जाना जाता है। नेटफ्लिक्स में एनिमेटेड श्रृंखला केसोलिस में वाल डेनियन और विभिन्न मार्वल एनिमेटेड प्रोड्यूस नाम लोकी MCU श्रृंखला फीचर में द सेट ऑफ क्लेस और डैगल मेयर्स के साथ साथ और भी कई श्रृंखलाओं में देखने को मिले हैं। द सेट ऑफ क्रिस और डायन मैकस और विलियन वेजन और मैकस में उनकी भूमिकाओं के लिए एक स्टार सीरीज आउटलैंड और उनके वीडियो गेम फ्रेंचाइजी एंड शॉर्ट में प्रमुख प्रतिशेपी और जॉर्ज लॉर्जेस के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए उन्हें जाना जाता है। मुख्य रूप से एंचोर्ड 2, एंचोर्ड 3, चार्ली कट और चोरों के बीच में डैग का धोखा के रूप में एक तरह से ये सीन आपको देखने को मिला था इस मूवी के अंदर। साथ ही साथ मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले थे। 2020 में मैकविस और आउटलैंडर के सेलेकन सैम हॉर्गन ने क्वाडलेड और किस फेयरवेस्ट और एक स्कॉट बेंसेट लाइव नो एक दिन सेलेकन किया और मुख्य रूप से न्यूयॉर्क में से शूट किया गया। मैक्टनशिप का जन्म गोल्डबर्न स्कॉट में हुआ। वे एक एलक और एलियन मार्टिन के पुत्र हैं। मुख्य रूप से इनकी कई एक तरह से फिल्मोग्राफी है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और इन सभी के बारे में हम जानेंगे। अपने करियर की शुरुआत में मैक्सविस ने लंदन के वेट्स एंड द रिटेड थिएटर में टेंडी रेन में सहयोग के साथ थिएटर पर काम किया, जिसमें जिमी लॉर्गन और रॉबर्ट रॉन्थन शामिल थे। साथ ही साथ मैकविस की पहली पेशेवर भूमिका 1986 में वॉल्ट डिज्नी की लघु श्रृंखला रिटर्न टू ट्रेजर लाइटलैंड के एपिसोड में 2 थी। उन्होंने अगली बार 1988 के फीडर फ्लाइट और उर्फ वॉल ऑफ टेरन में अभिनय किया, जिसे ITV पर प्रसारित किया गया और टॉनर डॉर्जन ने एक ऐसी व्यक्ति के रूप में अभिनय किया जिसमें वह पोर बोलियंस के रूप में कलाकारों की बिलियन की दीवार को पार करने में मदद करते थे। लोकप्रियता फैंटेड एडवेंचर सीरीज हाइलैंडर और बुरेन में लड़ाई के लिए काम करने वाले एक अमर व्यक्ति पर केंद्रित थी और 1986 में मैकविस को श्रृंखला 4 एपिसोडों में जजमेंट डे में देखने को मिली और टीवी मिनी पैलियन में 1998 में रायगस के रूप में सह-लेखन के रूप में देखने को मिले। साथ ही साथ 1998 से 1999 के बीच में वे ITV गोल्डबर्न आधारित क्राइम ड्रामा सीरीज में देखने को मिले।
साथ ही साथ 2000 में MCTVS में आई टीवी की लघु श्रृंखला द स्टेंज में अंतिम में अभिनय किया, जो कि क्राइम टॉम ट्रेस ग्रीन और उनकी पत्नी सैम पर केंद्रित एक 2 भाग का क्राइम ड्रामा था। अगले साल BBC नाम के एक लंबे समय तक चलने वाले ड्रामा और डॉक्टर की श्रृंखला को 2 कड़ियों में अंतिम भूमिका निभाई। 2002 में उन्होंने BBC वन की कॉमेडी 7 ITV की क्राइम ड्रामा रोजन एंड द पैलेस में ABC की वेल्टेंस मिनी सीरीज मिल्टन फेरन में अंतिम भूमिका निभाई और अगले वर्ष उन्होंने ITV के लिए ITV गैंगस्टर ड्रामा फेमस के 3 एपिसोडों में अभिनय किया, जो कि एक तरह से बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ था। और 6 जून 1994 के दिन BBC कप्तान जेम्स स्टोन्स के रूप में एक मोड़ आया और मैक्टर ने 2005 के एपिसोड माई ओवर वेंटर में क्राइम ड्रामा टैंग बॉन्ड की श्रृंखला और 19-20 एपिसोडों में बेबी सिलैम और मेडिकल ड्रामा कैंचर्स में लौटे और उसी वर्ष उन्होंने रोमन साम्राज्य के उद्देश्य की घटनाओं पर आधारित 2 अलग अलग श्रृंखलाओं में कास्ट किया। पहले BBC में मिनी सीरीज श्रृंखला एम्पायर में जनरल रेफरेंस के रूप में 5 एपिसोडों की भूमिका निभाई, जिसमें ऑट वेंटर कोनियन किया गया और मुख्य रूप से बिल ने एक आवर्ती भूमिका निभाई और मैकटिलविस ने टीवी के लिए बांड की गई 2 फिल्में गुड गर्ल्स एंड बैड गर्ल्स एंड द ड्रग्स मुख्य रूप से इसके अंदर मुख्य भूमिका निभाई। 2007 में कई एपिसोड लेखन प्रस्तुतियों में मैकटन फीचर दिखाई दिए। उन्होंने BBC एक तरह से वेब श्रृंखला गोस्टन वीट में द अंदर स्पैन में 3 एपिसोडों में अंतिम उपस्थित की। साथ ही साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ मैक्टोनिस ने 2010 में फॉक्स की हिट श्रृंखला 2024 पर 7 एपिसोडों में कार्यकारी निर्माता में भूमिकाएं निभाई। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ और भी कई इनकी ज़बरदस्त भूमिका थी। वीडियो गेम्स भी इन्होंने कई लिखे और साथ ही साथ 2020 में मैकडोनल्ड्स और साथी ऑर्टन अभिनेता सैम हॉर्गस ने हीसन वेरियन और एक स्किट में स्टेंज डॉग सीरीज में मैन इन द क्लीट पर उनके नाम से प्रेरित थी। ये पुस्तक न्यू टाइम्स की बेस से लेखन चुतित पर आधारित थी। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इनकी फिल्मोग्राफी सबसे पहली और क्वीन एंड द काउंटी 1998, इरकी द वेलकन 1989, साथ ही साथ 1986 में द विल्डन इन द वॉल्स। साथ ही साथ इसी के साथ जूडिस केरसन और द केटन, एली जी कॉर्नेस और किंग ऑरियस, साथ ही साथ डेड स्पेंस, साथ ही साथ और भी कई भूमिकाओं में देखने को मिले। द फैंटेसी 2016, द विचर, बिग नाइट ऑफ द वॉल और चेसिंग टेलीविजन के अंदर, रिटर्न ऑफ द टेस्टिनेस लैंड और टारगेशन जैसी कई सीरीजों में देखने को मिले। साथ ही साथ 2003 में फैमिली, एम्पायर 2005 में, साथ ही साथ जैकली 2007 में और नंबर 3 RS कैंस लोस्ट जैसी कई सीरीजों में देखने को मिले। साथ ही साथ 24 द गुड गर्ल्स, साथ ही साथ आउटलैंडर में 2014 से यानी स्टार्टिंग से ही इनके साथ देखने को मिले हैं 2001 से 14 से। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में भी जितनी डिटेल हो सकती थी सारी की सारी मैंने आपको बताई। और साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दे। हमने इनके बारे में जितनी डिटेल हो सकी थी सारी की सारी प्रोवाइड कराई। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आउटलैंडर के तकरीबन जितने भी सेक्शन थे उन सभी के बारे में आपको डिस्कशन किया और मैं आपको बता दूं ये फाइनल एक तरह से सेक्शन है। स्ट्रेंज के द्वारा इसे एक तरह से एंड कर दिया गया है और एक्शन भी आपको इस सीरीज के अंदर एक तरह से ज़बरदस्त देखने को मिले। उसके एपिसोड वीकली वाइज आपको देखने को मिलने वाले हैं। तकरीबन 3 से 4 एपिसोड आज के दिन रिलीज़ किए गए और बाकी वीकली वाइज करते हुए इसे रिलीज़ किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों और जितनी कुछ डिटेल थी सारी कुछ मैंने आपको बताई, जैसे कि सेक्शन 6, 7, 8 आपको एक्सप्लेन किया, उनके प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग और जितनी कुछ डिटेल थी, फैक्ट से रिलेटेड अपडेट थी, सारे के सारे मैंने आपको बता दी। और इसके ऊपर एक और पार्ट हम लेकर आ रहे हैं, वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों ये पार्ट बनता है, इसके अंदर हमने इतनी सारी डिटेल हमने आपको बता दी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।